करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम 9th में एक पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, और अगर हमने ढंग से नहीं भी पढ़ा था, हमें एक बेसिक सा आइडिया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक राजा की बात करता है, लुई 16। वो पैलेस ऑफ वर्साइल्स में रहता था और वो एब्सोल्यूट मोनार्की फॉलो करता था। बेसिकली कि किसी ने भी अगर उसके अगेंस्ट बोला, वो उसके साथ जो मन चाहा वो कर सकता है, अपनी जनता को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। बट ग्रेजुअली नेशनल असेंबली के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ गया कि भाई अब राजा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, उसके अंडर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का सीधा सा मतलब ये है। उसके बाद हमने देखा जैकोबिन क्लब्स बने, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैसे लोग इमर्ज हुए। जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर मरा, उसके बाद 5 लोगों की डायरेक्टरेट बनी, उसमें से एक नेपोलियन बोनापार्ट भी था। और एनसीईआरटी क्लास 9 की हमें बस इतना सा बताती है कि नेपोलियन बोनापार्ट 1815 की बैटल ऑफ वाटरलू में मारा गया। पर इससे पहले भी हमने नेपोलियन का नाम बहुत सुना है, तो ऐसा क्या रीज़न है, नेपोलियन इतना फेमस क्यों है? और सब अगर मिलिट्री टैक्टिक्स को रेफ़र करते हैं ग्लोबल लेवल पे, यूरोपियन लेवल पे, तो हम नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे पहले नाम रखते हैं। ऐसा क्यों था? ऐसा कैसे रिफॉर्म्स लाए उसने और क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, उस पे हम 10th में बात करेंगे। तो बेसिकली जब नेपोलियन का टाइम चल रहा था फ्रांस में, उस टाइम पे लोगों को लगा कि भाई अभी हमें अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहिए। लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बढ़ रहे थे, तो उनको लगा कि भाई अगर मैं और आप एक नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमें और आपके कुछ कॉमन सेंटिमेंट्स होने चाहिए, कुछ कॉमन सिंबल्स होने चाहिए। जैसे मान लो अगर आप किसी फॉरेन लैंड में हो और आपको कोई भी इंडियन नहीं दिख रहा, इनफैक्ट आपको ज़्यादातर उसी देश की नेशनैलिटी के लोग दिख रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आपको लोनली फील होगा। बट सडनली इफ़ यू रियलाइज़ कि आपका जो पड़ोसी है, आपके जो नेबरिंग घर में रहता है, वो इंडियन है, तो आपको एक वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट मिल जाएगा, राइट? सिमिलरली उन्होंने भी, फ्रांस के लोगों ने ऐसे 10 पॉइंट्स निकाले जिस पे हर एक फ्रेंच सिटीज़न ले आउट करता था, जिसमें से सबसे पहला था द आइडिया ऑफ फादरलैंड। बेसिकली जैसे हमारी भारत माता है ना, वैसे उनका वो फादरलैंड है, ठीक है। दूसरा था द आइडिया ऑफ सिटीज़न। जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया था फ्रांस में, उसने एक रिफॉर्म लाया था कि भाई अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं उनके नाम से, तो आप उनको सर या मैडम करके नहीं बुलाएंगे, आप उनको एक सिटीज़न करके बुलाएंगे। ये इक्वालिटी प्रमोट कर रहा था। सिमिलरली फ्रेंच सिटीजन्स को लगा कि भाई हमारे बीच भी इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम भी सिटीज़न वाला जो पैटर्न रॉबेस्पियर लाया था उसी को ही इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसी को ही फॉलो करेंगे। थर्ड पॉइंट, द एस्टेट जनरल वॉज री इलेक्टेड। एस्टेट जनरल एक बॉडी थी जिसमें तीनों एस्टेट आते थे, द फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट चर्चेस को रिप्रेजेंट करता था, सेकेंड एस्टेट एरिस्टोक्रेसी को, और थर्ड एस्टेट आम जनता को। इस असेंबली, एक तो ये असेंबली बहुत रेयरली होती थी। अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो अप्रॉक्सीमेटली 50-60 साल के स्पैन में होती थी एक एक असेंबली, और जब होती थी तब हर एक स्टेट को एक वोट दिया जाता था। बेसिकली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए तीनों स्टेट साथ में आते थे और अपना वोट देते थे। इसको स्टेट जनरल बोलते थे, तो इसको री इलेक्ट किया गया। फिफ्थ पॉइंट इज नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली वो असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अगर 9th में पढ़ा हो, याद है कि जितने सारे लोग थे वो स्टेट जनरल के रूम से निकले, वो एक टेनिस कोर्ट में गए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, एब्सोल्यूट मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएंगे। इसी असेंबली का नाम नेशनल असेंबली था और उसको रीनेम किया गया। द फ्रेंच ट्राई कलर। फ्रेंच ट्राई कलर एक ऐसी चीज़ थी जो नेशनल सेंटिमेंट्स को और इन्हांस कर रही थी। आज भी अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो 26 जनवरी 15 अगस्त को हम हमेशा अपना फ्लैग होस्ट करते हैं। ये हमारे नेशनल सेंटिमेंट्स को और इग्नाइट करता है और अच्छे से इन्हांस करता है। सिमिलरली
उनकी भी नेशनल सेंटिमेंट्स को उनका ट्राई कलर इन्हांस करता था और उनको ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने एक फ्रेंच ट्राई कलर बनाया। 6th पॉइंट है न्यू हाइम्स वर क्रिएटेड। हाइम्स मतलब गाने। सो जैसे नेशनल सॉन्ग्स नहीं होते, आपने कभी नोट किया हो तो रिपब्लिक डे पे, 26 जनवरी पे, या फिर अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस टाइम पे जितने लोगों ने अपनी इंस्टा स्टोरीज़ लगाई, जितने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए, सब ने गाने लगाए उसके पीछे। और जो गाने लगे थे वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को हमारी एनहांस करते थे, हमारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को बताते थे। सिमिलरली उन्होंने भी ऐसे नए गाने बनाना स्टार्ट किए ताकि लोग इससे और रिलेट कर पाए, लोग और समझ पाए। 7th पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बेसिकली उस टाइम पे क्या होता था ना, मान लो एक फ्रांस एक जगह है, एक लैंड है जिसको हम कलेक्टिवली फ्रेंच टेरिटरी बोल रहे हैं, मगर उसके अंदर भी ना बहुत सारे फ्रैगमेंट्स थे। कुछ उनका खुद का एक जगह की करेंसी थी जो दूसरी जगह से अलग थी, उनका खुद का मेजरमेंट सिस्टम था जो दूसरी जगह से अलग था। सिमिलरली उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन भी थी कि भाई जैसे मान लो जो ईस्टर्न प्रोविंस है फ्रांस का, उधर अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वेस्टर्न प्रोविंस में पूरे अलग तरीके से चलता है। तो अगर किसी को ट्रेड करना होता था वेस्ट टू ईस्ट तो बहुत प्रॉब्लम पड़ती थी, कुछ समझ नहीं आता था और बहुत केओस हो जाता था। उस सब को रिड्यूस करने के लिए 3-4 रिफॉर्म्स लाए गए। सबसे पहला सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि भाई पूरी जितनी फ्रेंच टेरिटरी कलेक्टिवली है उसका सिर्फ एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। ऐसा नहीं होगा कि ईस्टर्न टेरिटरी का अलग है, वेस्टर्न टेरिटरी का अलग है, सबका एक ही होगा और पूरा देश एक ही फॉर्मेट फॉलो करेगा।